कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन यूपी SSSC की तरफ से एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 2021 को लेके। हाँ फ्रेंड्स, सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा। तो फ्रेंड्स, ये विज्ञापन संख्या 2022 के संबंध में है। इसका ऑनलाइन फॉर्म आपको नवंबर में देखने को मिलेगा। जूनियर असिस्टेंट, आपने नाम सुना होगा जूनियर असिस्टेंट। हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी है उन अभ्यर्थियों के लिए जो इंतजार कर रहे थे। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें कि जूनियर असिस्टेंट के पद आयोग ने निकाले हैं। बात करते हैं डिटेल से, वीडियो को अंत तक देते हैं। और हाँ, अंत में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी अभ्यर्थियों को ये पता नहीं है कि पीटी जो 2021 में क्वालिफाई अभ्यर्थी हैं, क्या वो सभी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं? तो वीडियो को अंत तक देखें, सभी विषयों पे बात करते हैं। पहली बात करते हैं फ्रेंड्स, ऑनलाइन फॉर्म शुल्क जमा करने की जो तिथि है। ये पहली चीज़ तो फॉर्म जो चालू होगा 21 नवंबर से चालू होगा। अंतिम तिथि जो है 14 दिसंबर है। और फिर 7 दिवस आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे यदि फॉर्म में कोई संशोधन करना है, करेक्शन करना है, तो वहाँ पे आपको 21 दिसंबर तक इस फॉर्म को सही कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जो कि विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2022 सम्मिलित कनिष्ठ सहायक मुख्य परीक्षा के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के 1262 यानी 1262 पदों पर चयन हेतु आपको आवेदन के लिए आमंत्रित किया, यानी कि विज्ञापन जारी किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ दिया गया है, यहाँ जो वही अभ्यर्थी एलिजिबल होंगे और वही शॉर्ट लिस्ट होंगे जिन्होंने पीटी यानी कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 उन्हीं के स्कोर के आधार पे आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। जिन्होंने पीटी किया है वो सभी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और कौन मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे, ये बहुत बड़ा विषय है, इसको मैं आगे बताता चलता हूँ। तो वीडियो को लाइक करके साझा कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे किन अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है जूनियर असिस्टेंट के लिए, और कौन अभ्यर्थी इस फॉर्म में, यानी फॉर्म तो सभी डाल सकते हैं, मुख्य परीक्षा में कौन सम्मिलित हो सकता है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे फ्रेंड्स। और आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें। टेलीग्राम चैनल को आपने अभी नहीं ज्वाइन किया है तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके उसे ज्वाइन कर लें। यहाँ पे फ्रेंड्स प्रक्रिया आपको पता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, पीटी के थ्रू ही भरा जाएगा 2021 का, जिन्होंने पीटी डाला हो। आवेदन की बात कर लिया है, अब आगे बात कर लेते हैं कि आप सभी को पता है कि फॉर्म कैसे डालना है। फ़ी की बात आप सभी को पता है, ठीक है। तो फ़ी है 25 रुपये, नॉर्मल फीस है। और इसके बाद 185 रुपये, जो भी इसके शॉर्ट लिस्ट होंगे उसके बाद 185 रुपये का फॉर्म अलग से भरना होगा। ये तो अभी शॉर्ट लिस्ट करने के लिए आपको 25 रुपये का शुल्क दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। और जो मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होंगे, क्योंकि लगभग मेरा मानना है कि 20,000 अभ्यर्थी कम से कम, ठीक है, बढ़ सकता है, कम नहीं होगा 20,000 से। तो कौन 20,000 के अंदर आएगा, इन सभी विषयों पे बात करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। यहाँ पे साफ साफ दिया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। और फ्रेंड्स, जब आप शॉर्ट लिस्ट होंगे और 150 रुपये सबमिट करेंगे तभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, पदों का जो विवरण दिया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो 2 विभाग हैं, जैसा कि आपको पता है, स्वास्थ्य विभाग में आए हैं और उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय। तो इसमें जैसा कि आप ODOP देखते हैं, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो इसी के अंतर्गत आता है। सभी जिले के जो उत्पाद हैं इसी निदेशालय के अंतर्गत आते हैं उत्तर प्रदेश में। और यह है स्वास्थ्य विभाग, 2 विभाग में है। और यहाँ पे ग्रेड पे 2000 की है, 2000 ग्रेड पे की जॉब है। यहाँ पे टोटल पद की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग में 1148 पद हैं, जिसमें EWS के लिए 114 हैं, OBC के 309 हैं, और अनुसूचित जनजाति के 23 हैं, अनुसूचित जाति के यानी SC के 242 हैं, अनरिजर्व यानी अनारक्षित 460 हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय के लिए कुल पद, जैसा कि आपको पता है, 114, ये थोड़ा सा अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता है। और यहाँ पे 11 पद है EWS के लिए, 29 पद है OBC के लिए, 4 पद है अनुसूचित जनजाति यानी ST के लिए, SC के लिए 15 हैं, और UR अनरिजर्व कैटेगरी 55 पद हैं। टोटल यहाँ पे बात की जाए तो 1262 पद पे विज्ञापन जारी किया है आयोग ने। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसा कि 36 आरक्षण आप सभी को पता है, सभी के लिए स्वतंत्रता सेनानी, और जैसा कि फीमेल के लिए क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसका मैंने
जो नोटिफिकेशन का PDF है अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। महिला के लिए चिकित्सा विभाग में 229 है और उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में 22 पद महिलाओं के लिए है। इस हिसाब से आप देख सकते हैं किसके लिए कितने हैं। अगली बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि अर्हताएँ क्या हैं। अर्हताएँ फ्रेंड्स आपको बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इंटरमीडिएट, और यहाँ पे फ्रेंड्स अगला चरण भी होगा हिंदी अंग्रेजी टंकण और मंगल फॉन्ट पे इसकी टाइपिंग होती है हिंदी में, और इंग्लिश नॉर्मल चलती है। और यहाँ पे क्योंकि कृतिदेव काफ़ी अभ्यर्थी सीखते हैं, मगर बीच में स्लैश करके चलता था कृतिदेव, मगर अब यहाँ पे मंगल वालों को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, जिसकी स्पीड होनी चाहिए 25 शब्द पर मिनट, और इंग्लिश के लिए 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, ये न्यूनतम होता है। विद एक्यूरेसी भी 95 से कम नहीं होनी चाहिए, और CCC प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए, जो कि 2021 से पहले का होना चाहिए, PT से पहले का, क्योंकि जब आपने PT किया हो 2021 का, उससे पहले का ही CCC होगा, तभी आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे। और फ्रेंड्स आपके पास यदि अधिमानी अर्हता यानी कि NCC से कोई प्रमाण पत्र है, B प्रमाण पत्र है, या प्रादेशिक सेना का 2 वर्ष का है, तो इनका आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा आगे बताता हूँ। आयु सीमा की बात की जाए तो 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 40 वर्ष से अधिक ना हो, तो आयु सीमा की गणना करने की तिथि 18 जुलाई मानी गई है। आरक्षण जो राज्य स्तरीय मिलता है आप सभी को पता है, उसी के आधार पर दिया जाएगा। चयन का आधार ये महत्वपूर्ण है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि परीक्षा योजना की बात की जाए, जो पाठ्यक्रम होगा मुख्य परीक्षा का 65 अंक का होगा, और 90 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें हिंदी के 30 अंक यानी कि 60 प्रश्न हो गए, और 0.50 यानी आधा अंक का एक क्वेश्चन होगा। यहाँ पे सामान्य बुद्धि परीक्षण जाकि रीजनिंग और मैथ मिला के आते हैं 30 प्रश्न, जो कि 15 अंक के होंगे। सामान्य जानकारी जनरल स्टडीज़ की बात की गई है, तो यहाँ पे 40 प्रश्नों की संख्या होगी और इसके अंक होंगे 20, तो 130 प्रश्न 65 अंक के हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कर लें, हिंदी सामान्य बुद्धि सामान्य जानकारी, जो कि आपको पता है किस तरह से आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर दिया हो UPSSC के एग्ज़ाम जूनियर असिस्टेंट के, तो उसका अवलोकन कर लें, उसी के बिहाफ पे आप अपनी तैयारी का स्तर जारी रखें यदि आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे जो शैक्षिक अर्हता के अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी देखिए 65 अंक तो आपको वहाँ से मिलेंगे जो रिटर्न देंगे, और आपके एकेडमिक का भी नंबर यहाँ जुड़ता है। ये थोड़ा सा अंतर है। द्वितीय चरण टंकण परीक्षा कंप्यूटर लैपटॉप पर होगी, और जो अर्थकारी प्रकृति की होगी, क्वालिफाइड नेचर की होगी, वहाँ पे मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और इंटरमीडिएट जिन्होंने 60% से ऊपर किया उसको 20 अंक मिलेंगे। टोटल 30 अंक का प्रावधान है एकेडमिक में, ठीक है, और 5 अंक आपको स्पोर्ट्स के, क्योंकि 65 + 30 + 5 ये स्पोर्ट्स हो गया। एक सेकंड सॉरी, हाँ यहाँ बता देता हूँ कि 65 अंक आपके हो गए रिटर्न के, ठीक है, रिटर्न हो गया, और 30 अंक आपका हो गया एकेडमिक, और आपका 5 अंक हो गया स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 65 30 95 5 100। तो यहाँ पे जो 45 से 60 के बीच में 15 पाएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं इंटरमीडिएट, और 33 से जो है उनको 10 अंक दिया जाएगा, 33 जो केवल इंटरमीडिएट में क्वालिफाई हुए हैं। और स्नातक की बात की गई है, जो 60% से अधिक अंक पाए हैं उनको 10 में 10 दिया जाएगा, और जो 45 यानी कि सेकंड डिवीज़न है 45 और 60 के बीच में उन्हें 8 अंक, और 33 से 45 के बीच वालों को 5 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे खिलाड़ी जैसा कि मैंने आपको बताया है स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए, तो स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी पहली चीज़ तो डालेगा नहीं जूनियर असिस्टेंट में, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खुद सक्षम है ना इतनी छोटी जॉब के लिए, तो आएगा ही नहीं। तो 5 अंक तो मुझे नहीं लगता कोई प्राप्त करेगा। तो दूसरी बात की जाए राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी 4 अंक, ये भी नहीं होगा, 1-2 होंगे तो होंगे। राज्य स्तरीय खिलाड़ी 3 अंक, और जो स्कूल या विश्वविद्यालय कॉलेज स्तर के खिलाड़ी यहाँ पे आपको ज़्यादा अभ्यर्थी देखने को मिलेंगे। तो बेसिक इन्हीं 2 पे चर्चा करें, 3 और 2 अंक, ठीक है। यहाँ तो बहुत 1 से 2 मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वो भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि 65 अंक जैसे कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद एकेडमिक मैंने आपको बताया शैक्षिक अर्हता के आधार पर अधिकतम अंक 30 प्रदान किए जाएंगे, और खिलाड़ी जो कि स्पोर्ट्स कोटे से हैं 5 अंक, तो यहाँ पे 35 ये हो गए 65 ये हो गए, टोटल 100 अंक का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा हिंदी इंग्लिश का। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जैसा कि ये पॉइंट 11.2 ये पॉइंट नंबर जो है ये महत्वपूर्ण है। कनिष्ठ सहायक की लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष, यानी कि जैसा कि आपको पता है 1262 यहाँ पे पद हैं, अब इसका 15 गुना कर ले, ठीक है। तो
कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 छक्का 90, 93 हो गया, 15 दूनी 30, 9 39 हो गया, 3 आ गया, 15 कम 15 18 हो गया। तो लगभग 18,930 अभ्यर्थियों को इनके अनुसार, जैसे कि इन्होंने दिया है कि 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ जो कि परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होगा, उन्हें ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। मगर ऐसा नहीं होगा, लगभग इन्होंने न्यूनतम बताया है। तो यहाँ पे जैसा कि लेखपाल की परीक्षा में आप देख सकते हैं 8,000 पद थे लगभग, मैं 8,000 के हिसाब से मान लूँ, ठीक है, 8,000 के हिसाब से 15 गुना कर लें तो 90,000 हो रहा है। मगर वहाँ पे इन्होंने 2.25 लाख अभ्यर्थी को बुलाया था, तो 2.25 लाख का गुणा कर लें, भाग कर लें 8,000 पे, तो कितना आता है, तो लगभग ये मेरा जो आंकड़ा है लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को बुलाएंगे, या हो सकता है 50,000 अभ्यर्थी, तो इतना कम नहीं बुलाएंगे, ठीक है। 30% अभ्यर्थी इसका बुलाएंगे, 30 हो सकता है या 50% हो सकता है, 50 गुना हो सकता है, सॉरी परसेंट बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से आप जोड़ के इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभ्यर्थी को तो बुलाएंगे ही बुलाएंगे, ठीक है। 25 से 30 गुना अभ्यर्थी आपको देखने को मिलेंगे, इसका डबल मान सकते हैं। यदि आपको जानना चाहते हैं तो लगभग मेरे अनुसार जो है 40,000 से 50,000 अभ्यर्थियों को ये मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ये जो भी अभ्यर्थी इस कैटेगरी में यानी इस रेंज में आएंगे उनको मुख्य परीक्षा के लिए कनिष्ठ यानी जूनियर असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि फ्रेंड जो पीटी के लिए पिछला एग्जाम हुआ था उसमें वही अभ्यर्थी इस फॉर्म को डाल सकते हैं, और क्योंकि 2 जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट आ चुके हैं तो वो अभ्यर्थी यहाँ नहीं आएंगे, इस फॉर्म को नहीं फिल करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पीटी क्वालिफाई होने के साथ आपके पास टाइपिंग होना चाहिए और CCC भी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ हो सकता है कम जाए या ये अभ्यर्थियों को ज़्यादा बुलाएं। मगर मैं आयोग से गुजारिश करूंगा, यदि कोई भी आयोग का सदस्य मेरा वीडियो देखे या वहाँ तक बात पहुँचती है तो एक कॉमन, जैसा कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूपी टेट में होता है, उसी तरह पीटी में भी एक प्रावधान लाना चाहिए कि हर वो बच्चा जो 60% नंबर लेके आएगा, रॉ मार्क्स जो भी 60 नंबर लेके आएगा 100 में, वो एलिजिबल होगा मुख्य परीक्षा के लिए। ऐसा होना चाहिए प्रावधान, और इसकी वैधता भी 3 वर्ष करनी चाहिए आयोग को, क्योंकि हर साल अभ्यर्थी केवल पीटी में ही बिजी रखने की आपकी योजना जो है, योजना आपने बनाई, बहुत ही भ्रमित करने वाली है, बच्चों को गुमराह करने वाली है, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा मौका आप देना ही नहीं चाहते हैं किसी दूसरी चीज़ की तैयारी के लिए। क्या हर वर्ष प्रत्येक वर्ष वो केवल पीटी का एग्जाम तैयारी करें? एक बार बच्चा मेहनत करके 85 मार्क्स लाता है, 90 मार्क्स लाता है, तो उसके बाद आप फिर एक नेक्स्ट ईयर फिर पीटी कराते हैं, 6 माह बाद उसका आवेदन आता है, फिर उसके लिए वो तैयारी कर रहा है। और यदि आप जानते हैं कि एक वर्ष में कोई भर्ती सुचारू रूप से होती नहीं, 3 वर्ष 5 वर्ष लग ही जाते हैं। उत्तर प्रदेश की विभिन्न भर्ती आप देख लें विगत वर्षों में जो भी हुई हैं, तो उससे आपको इस चीज़ के बारे में इसका अनुमान लगाना काफ़ी सरल होगा कि वैधता 1 वर्ष है पीटी की, और भर्तियां 3-3 5-5 साल में हो रहे हैं, तो कम से कम 3 वर्ष तो इसकी वैधता होनी चाहिए। और मिनिमम क्वालिफाई जो नेचर है वो 60 नंबर होना चाहिए या 60% होना चाहिए, कह सकते हैं। 100 मार्क्स का होता है इसलिए 60 नंबर कह रहा हूँ, या 60% कह सकते हैं। तो ये है जानकारी। और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हमारे चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके साझा कर दें, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सभी प्रकार की जानकारी जो कि जेन्युइन होती हैं वो आपको दी जाती है। और अभ्यर्थी यहाँ पे एक चीज़ और है महत्वपूर्ण, जो अनुदेश दिए गए हैं उसके बारे में 12.03 पॉइंट जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ठीक है। यानी कि आपको डोमिसाइल या आपका डोमिसाइल होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए। तो बेसिक यही जानकारी थी फ्रेंड्स। सिलेबस आपको मैंने बता दिया है, और उसका जैसे कि आप देख सकते हैं सिलेबस के बारे में बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। जैसे कि हिंदी कॉमन है, हाई स्कूल स्तर की आएगी, और जो समान बुद्धि परीक्षण होगा वो एक तरह से रीजनिंग बेस्ड होगा, और समान जानकारी आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जैसा कि जनरल स्टडीज़ विगत वर्षों के यूपी ट्रिपल एससी के पेपर आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखा दूंगा, तो आप समझ में आ जाएगा। बहुत पेपर टफ नहीं आता है। 2019 का 2016 का भी परिणाम भी आ गया यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो यही जानकारी थी जो आपको देनी थी, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी। और भी जानकारी के लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको सभी प्रकार की जो न्यूज़ होती है, शॉर्ट न्यूज़ होती हैं, मैं PDF फॉर्मेट में दे देता हूँ या टाइप करके दे देता हूँ, सभी तरह से उपलब्ध करा देता हूँ। चैनल पर आप आए हैं तो गुजारिश करूँगा लाइक वीडियो को करके चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।